हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे। जैसा कि कल एक वीडियो मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ रिट ए बी 476 को लेके कि कोर्ट में सुनवाई हो गई, मैटर डिसमिस हो गया है। तो उसी को लेके थोड़ी-सी बात करनी है और आप लोगों को बताना है कि मैं खुद ही परेशान थी। एक दिन बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब थी, रात में भी नहीं सो पाई। हालाँकि परेशानी और तकलीफ़ तो आप लोगों को भी होगी, हर उस लड़की को प्रॉब्लम और तकलीफ़ होगी जिसने ईमानदारी से एग्ज़ाम दिया और बदकिस्मती देखिए नंबर होने के बावजूद भी वो डीवी से बाहर है। उसके पहले मैं कुछ चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मुझे लेके लोग अपनी एनर्जी, माइंड क्यों वेस्ट कर रहे हैं। मतलब लोग ग्रुप में जा के चैटिंग कर रहे हैं, वीडियो में कमेंट कर रहे हैं कि इसके कोई बोला कि इसके तो 52 नंबर हैं, कोई बोला इसके तो 37 नंबर हैं, कोई बोला तो इसके 30 नंबर भी नहीं है। भाई क्यों इतना परेशान हो आप लोग? मैंने आप लोगों को पहले भी अपने मार्क्स बताए हैं और यकीन नहीं है तो उसका कोई इलाज नहीं है क्योंकि स्कोर कार्ड मेरे पास नहीं है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। एग्ज़ैक्ट मार्क्स मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियो में बता दिए थे आप लोगों को 55.75 मार्क्स हैं मेरे। और एनसीसी मैंने सीनियर डिवीज़न 12 बी बटालियन से किया है। मैंने सर्टिफ़िकेट भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। और कुछ लोग जाके ये कमेंट कर रहे हैं कि ये 2 साल वाली है और उसके बावजूद भी लड़ रही है। किसने कहा आप लोगों से कि मैंने 2 साल ही सोशियोलॉजी किया है? मतलब कितना प्रूफ़ आप लोगों को देना है? मतलब कहीं न कहीं से कुछ न कुछ ढूँढ के मेरे ऊपर एलिगेशन लगाना है। मुझे झूठा साबित करना है, हाँ। तो ऐसा क्यों? बट जो चीज़ मेरे पास होगी वही मैं प्रूफ़ के तौर पे आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगी। अब देखिए मार्क का तो मेरे पास कोई प्रूफ़ नहीं है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आप यकीन कर लें, ठीक है? लेकिन हाँ, ये जो आपने 2 साल का एलिगेशन लगाया, जो आप लोगों ने ये बोला है कि इसके पास 2 साल का ही ग्रेजुएशन है, मतलब सब्जेक्ट जैसा होम साइंस सोशियोलॉजी माँगा गया था, तो उसका तो प्रूफ़ मैं दे सकती हूँ कि चलिए ठीक है, मैं अपनी मार्कशीट की फ़ोटो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हाँ, देख सकते हैं आप लोग मार्कशीट में कि फाइनल ईयर में हमारे पास सोशियोलॉजी है कि नहीं है। अब जो प्रूफ़ हमारे पास है वो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पर प्लीज़ मुझे लेके अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट मत करिए, अपना दिमाग इतना मत खर्च करिए, ज़रूरी जगह पे यूज़ करिए। और मुझे पता है कि मैं कितना सही हूँ, किसके लिए लड़ रही हूँ, आप लोगों को इतनी चीज़ें क्यों नहीं समझ में आती हैं कि आयोग यहाँ अगर सही होता, तो हम लोगों के साथ ये समस्याएँ नहीं होती। आप लोग छोटी-सी बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? जैसा कि आयोग ने तो अपना 2019 का रेगुलेशंस और ऑर्डर मतलब जो कुछ भी है वो उन्होंने तो सीधे बोल दिया कि कोई भी देख सकता है नॉर्मलाइज़ेशन के लिए जो भी ऑर्डर आए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमने नॉर्मलाइज़ेशन किया है। तो आप लोग नॉर्मलाइज़ेशन के पीछे का खेल जो है वो क्यों नहीं समझ रहे हैं आप लोग? नॉर्मलाइज़ेशन के नाम पे क्या-क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं। सिर्फ़ 35,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, 35,000 बच्चों के लिए 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने पे इतना बड़ा नॉर्मलाइज़ेशन और किस तरह का जो चीज़ सामने क्लियर ही नहीं हो पा रहा और कह रहे हैं कि जब तक हमारी भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाती हम किसी के मार्क्स कोई भी चीज़ ओपन नहीं कर सकते। आप ही लोग बताइए कि इंसान कब तक वेट करेगा? भर्ती कंप्लीट हो जाने के बाद किसी को न्याय मिलता है क्या? और मैं ये बताना चाहूँगी कि आप ही सोचिए अगर आयोग इतना ही ईमानदार होता, ठीक है? अगर उसके सामने समस्याएँ थी, एक शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं करा सकता, आयोग चाहता तो बहुत सारे रूल्स निकाल सकता था। आयोग चाहता तो ऐसा भी कर सकता था कि अगर उसने 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराए, तो जैसा आप लोगों को पता है कि हमारी सीट 2693 है, तो वो सीटों को डिवाइड कर देता। मेरी बात को समझिएगा कि मैं क्या कह रही हूँ, वरना तो लोग इस पे भी आके कमेंट करने लग जाएँगे। मेरे कहने का मतलब है कि 2693 सीट है, तो इन्होंने ये बोला कि हमारे पास एक शिफ्ट में एग्ज़ाम कराना पॉसिबल नहीं था, हमने 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराया जैसा कि इन्होंने नोटिफ़िकेशन में दिया था। तो आप ही बताइए कि अगर इन्होंने 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराया, आधे बच्चों का सुबह की मीटिंग, आधे बच्चों का शाम की मीटिंग में, तो क्या ये सीटों को नहीं डिवाइड कर सकते थे? 2693 में आधी सीट ये सुबह बच्चों को दे देते, आधी शाम के बच्चों को दे देते। तो यहाँ इस तरह से जो नॉर्मलाइज़ेशन के नाम पे चीज़ें हो रही हैं ना अंदर, वो कुछ नहीं हो पाता। आप ही बताइए अगर सुबह के शिफ्ट में जिन-जिन कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिए, सबके लिए वो पेपर ईज़ी था। सेकंड शिफ्ट में जिसने दिया, सबके लिए वो डिफ़िकल्ट था। तो अगर आधी सीट सेकंड शिफ्ट को गई, आधी सीट सब फर्स्ट शिफ्ट को गई, तो प्रॉब्लम से कहाँ है? कोई प्रॉब्लम से ही नहीं है ना। जो मेरिट बनेगी फर्स्ट शिफ्ट की, आधी सीटों की फर्स्ट शिफ्ट के लिए बनेगी, आधी सेकंड शिफ्ट की। यहाँ तो ये बोल दिया गया कि हमने नॉर्मलाइज़ेशन करके इक्वल किया है। इक्वल इन्होंने किस तरह से किया है, आप लोगों के सामने है। मैंने कितनी बातें आप लोगों को बताई हैं, कितनी चीज़ों को मैंने बोला है कि आप लोगों को हाई कोर्ट में मैं दिखा सकती हूँ। 62 नंबर, 65 नंबर की लड़कियाँ बाहर हैं, जबकि 51 नंबर, 47 नंबर तक की लड़कियाँ अंदर हैं। 51 और 47 में वही बात नहीं कर रही हूँ कि सिर्फ़ सेकंड शिफ्ट की, फर्स्ट शिफ्ट की भी लड़कियाँ हैं जिनके 54, 55, 56 या 51 नंबर हैं। फर्स्ट शिफ्ट की लड़कियाँ वो भी डीबी में सिलेक्टेड हैं। तो आप ही लोग बताइए कि हम लोग गलत कहाँ हैं? हाँ, क्या हम लोगों के साथ गलत नहीं हो? आप लोगों को ये चीज़ क्यों नहीं समझ में आ रही कि हम लोगों ने इतनी मेहनत किया, आयोग तो अपना क्वेश्चन को लेके लेट लतीफ़ी निकाल दिया कि भैया ये लोग लेट पहुँचे हैं। हाँ, भर्ती को फँसाना चाहते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सुप्रिया वाले मैटर में हालाँकि मैंने आप लोगों से बताया था कि हो सकता है इन्होंने आपत्ति दर्ज ना कराया हो, लेकिन हाँ, मुझे पता चला ऑर्डर आने के बाद जब हमारी बात हुई, तो पता चला कि लोगों ने आपत्ति दर्ज कराया था। उसके बावजूद भी मैटर इन्होंने इनका क्लोज़ कर दिया। जानते हैं क्या बोल के? कि ये लड़कियाँ डीबी सिलेक्टेड हैं, इन्होंने रिज़ल्ट को एक्सेप्ट किया, यानी कि जो फाइनल आंसर की आई, इसको इन्होंने एक्सेप्ट किया, रिज़ल्ट को एक्सेप्ट किया, उसके बाद इन्होंने डेट डाला। आप ये लोग बताइए कि जितने कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिए हैं, सबको पता है क्या कि हमारी फाइनल आंसर की आएगी, उसमें चीज़ों को नहीं माना जाएगा, तो हम आयोग जाएँगे, वहाँ एप्लीकेशन देंगे, रिसीविंग अपने पास रखेंगे, आगे चल के केस करेंगे। किसी को पता होता है ये क्या प्रोसेस? नहीं पता होता ना। हम लोग तो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारा तो मेन फोकस एग्ज़ाम पे है कि कैसे भी करके हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है और एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम देने के बाद ये कोर्ट के चक्कर किसी को पता होता, नहीं पता होता ना। तो क्या इसमें आयोग की गलती नहीं है कि
जब बच्चों ने उस पे ऑब्जेक्शन उठाया तो क्या आयोग को उसको सही आंसर नहीं देना चाहिए था? देना चाहिए था ना। आयोग जानता है कि इसका सही आंसर 25वां दिन है आईसीडीएस वाले क्वेश्चन पे, उसके बावजूद उसने क्या कह दिया कि ये लड़कियाँ लेट पहुँची हैं, तो मतलब कोर्ट ने इस चीज़ को कहा, आयोग ने अपना जो भी पक्ष रखा आप लोग जानते हैं, ऑर्डर में दिया हुआ है। तो कोर्ट ने तो ये कह दिया कि भाई कि लो लड़कियाँ लेट आई हैं। जब आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि आयोग ने फाइनल आंसर की दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, आयोग ने रिजल्ट दिया डीबी का, वो भी आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो आप उसकी हकदार नहीं है। आप इस बात की हकदार नहीं है कि आप आके रेट फाइल करें, आपके फेवर में चीज़ें हों। तो आप यही बताइए कि यहाँ कौन कितना सही है? हाँ, अगर हम लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ना, ये तो आयोग एग्जाम करा रहा है, तो आयोग की जिम्मेदारी है कि जब उस पे ऑब्जेक्शन डाला गया है तो सारी चीज़ों को आयोग को क्लियर करना चाहिए ना। तो यहाँ आयोग की कोई गलती ही नहीं है, आयोग शांति से बैठ गया, आयोग ने इतने दिन में लीपापोती कर दिया, बढ़िया, आयोग के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं। सारा ऑब्जेक्शन किसके ऊपर है? बच्चों के ऊपर, कि बच्चों ने इतना लेट कर दिया। तो सारी चीज़ों को देखते हुए अगर आयोग चाहता तो ना हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी होती, ना फाइनल रिजल्ट में अभी जो होने वाला है ना वो सब कुछ होता। आप ही लोग बताइए, आयोग चाहता तो ऐसा नहीं कर सकता था क्या कि अगर शिफ्ट 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, पेपर सेकंड शिफ्ट का टफ है तो आधी सीटें सेकंड शिफ्ट को दे दो ना, उसी हिसाब से उनकी मेरिट बना दो, क्या दिक्कत है? लेकिन कहेंगे नहीं, नोटिफिकेशन में ये चीज़ें है नहीं तो हम उसको करेंगे क्यों? नोटिफिकेशन में नॉर्मलाइजेशन है तो हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। नोटिफिकेशन में ये भी तो है कि 2693 पोस्ट के लिए आपने सीटें 2693 पोस्ट आपने निकाला है, जिसको आप फ्रेश भर्ती से भरेंगे, यानी एग्जाम के थ्रू आपको ये फ्रेश भर्ती है जिसको आप भरेंगे, तो विज्ञापन बीच में कैसे टूट गया? 126 सीट अलग कैसे हो गई? हाँ, नोटिफिकेशन में ये होता है सीटों को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, लेकिन ये नहीं होता है कि आप बीच में सीटों को तोड़ दोगे, किसी और को दे दोगे। आप ही बताइए, रेगुलाइजेशन की जो भी मांग कर रही हैं अनीता सिंह, उनके साथ में जो भी महिलाएं हैं, तो क्या उनको हमारी 126 सीट मिलनी चाहिए? कभी नहीं मिलनी चाहिए। अब आप ही बताइए, क्या कोर्ट में ये गलत डिसीजन नहीं आया है? क्या हमारे नोटिफिकेशन के साथ छेड़खानी नहीं हुई है? क्या नोटिफिकेशन चैलेंज के लायक नहीं है? बिल्कुल है। हाँ, लेकिन क्या किया जा सकता है भैया, न्याय मिलने में भी इतनी देर लगती है कि इंसान का इतना टाइम और पैसा चला जाता है। और पेशेंस इंसान रखे तो कब तक? पेशेंस के अलावा तो कोई ऑप्शन भी नहीं है ना। हम लोग के साथ भी वही है, पेशेंस रखेंगे, हम लोग भी जाएँगे, अब देखते हैं डबल बेंच लड़ेंगे, वहाँ से देखते हैं क्या होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएँगे। किसी का भी मज़ाक उड़ाने से पहले अपने गिरेबान में झाँक के देख लो, आप लोग कितने पानी में हो, किस चीज़ का सपोर्ट कर रहे हो, हाँ? हम लोग कम से कम गलत चीज़ के लिए आवाज़ तो उठा रहे हैं, इतनी हिम्मत और इतना सहने की कैपेसिटी है सही और करने के बाद, नंबर लाने के बाद। चलिए, मेरे लिए आप लोग कमेंट करते हैं कितने नंबर, मैंने नंबर एग्जैक्ट आप लोगों को बता दिया, बिलीव करना ना करना आप लोगों के ऊपर है। हालाँकि मुझे पूरा यकीन है कि अब इतने लोग मुझसे जुड़ चुके हैं तो उन्हें पता है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बाकी नंबर का भी कोई प्रूफ होता तो मैं दे देती। लेकिन हाँ, जिन बच्चों के नंबर 60 के ऊपर हैं या 57-58 के ऊपर हैं, आप लोगों को लगता है कि क्या उन्होंने भी मेहनत नहीं किया? मेरे ऊपर आप लोगों ने एलिगेशन लगा दिए तरह-तरह के, जाने दीजिए। जिन लोगों के मार्क्स 57, 58, 60, 62, 65 है, क्या वो भी भर्ती के हकदार नहीं हैं? क्या वो एक सीट पाने के हकदार नहीं हैं? कितना इंसान लड़े बताइए? कहाँ से इतना टाइम पैसा लाएँ? और आप लोग भी जान रहे हैं कि आज के टाइम में हर चीज़ सबके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। हाँ, कुछ लोग हैं जिनके लिए इतने पैसे मैटर नहीं करते, जहाँ भी केस लड़ना होगा लड़ लेंगे, लेकिन क्या सबके लिए पॉसिबल है? नहीं है ना। हाई कोर्ट की फ़ीस आप लोग भी जानते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की फ़ीस तो आप लोग भी जानते हैं। तो बच्चा लड़ेगा भी तो कहाँ तक लड़ेगा? फिर न्याय भी आप लोग देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज के यहाँ कैसे क्या चीज़ें हुई, वो मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ आप लोगों को। तो न्याय मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा? जब न्यायाधीश ही बिक जाएगा तो न्याय मिलेगा तो कैसे मिलेगा? तो क्या हम सबको चीज़ों को सामने लाने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए? जो भी भ्रष्टाचार, जो भी चीज़ें हो रही हैं, हमारे और आप लोगों के बीच के ही तो लोग कर रहे हैं, कोई अलग दुनिया से थोड़ी ना आए हैं। हमारे और आप जैसे ही लोग हैं, जो इन चीज़ों में घुसे हैं, जो ऐसा ही काम कर रहे हैं। अब ये मत कहिएगा कि मैं कंप्लीटली कंपैरिज़न इस बात की कर रही हूँ कि इंसान अगर मैं भी हूँ, आप भी हैं, तो हम ही और आप में से ही तो मिल के लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इतना भ्रष्टाचार हो रहा, लोगों के करियर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो मेरी सबसे अपील है कि प्लीज़ किसी के साथ अगर कोई इंसान इन चीज़ों के लिए लड़ सकता है, जिसके पास टाइम और पैसा है, प्लीज़ आवाज़ उठाएँ, ताकि आगे आने वाली सभी भर्तियों में कम से कम उन्हीं लोगों को सीट मिले जो इसके हकदार हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने अपना टाइम, पैसा, हर चीज़ दाँव पे लगा दिया अपने करियर को बनाने के लिए। तो उनके साथ करियर के मतलब उनके करियर के साथ खिलवाड़ ना हो। मैं खुद इलाहाबाद इतने लंबे समय रह चुकी हूँ, मैंने भी प्रिपरेशन किया कॉम्पिटिशन की। चलिए, हमारा तो बैकग्राउंड मजबूत था, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ में। हाँ, कहने वाले लोग ऐसा नहीं है कि पीठ पीछे कहते होंगे लोग, मैं भी जानती हूँ कि बहुत सारे लोग होंगे ऐसा बोलते होंगे कि 12 साल तैयारी की, सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ, सामने कोई नहीं बोलता है, पीठ पीछे बोलते होंगे, मैं मानती हूँ। लेकिन तब भी 2-4 साल बाद ये चीज़ें खत्म हो जाती हैं। फिर लोग जिस दुनिया में हैं उसी दुनिया में मस्त हो जाते हैं, ना कोई कहने वाला, ना कोई सुनने वाला। लेकिन उनका सोचिए, जिनके पास ना समय बचता है, ना पैसा बचता है, ना उनके पास ऐसा बैकग्राउंड होता है, वो लोग अपनी लाइफ़ कैसे जिए? मज़दूरी करके आप लोग भी जानते हैं इंसान अपना पेट भर सकता है। इतनी महँगी एजुकेशन है, बाकी की चीज़ें कैसे क्या है समाज में आप लोग भी अच्छे से जानते हैं। इंसान कहाँ से ले आएगा, क्या करेगा? अगर ढंग की एजुकेशन और ढंग के स्कूल की बात करें तो आप लोग भी जानते हैं आज के टाइम में 5-5, 6-6 हज़ार रुपए मंथली फ़ीस है बच्चों की। तो इंसान कहाँ से ले आएगा?
मज़दूरी करने वाला इंसान या फिर किसी कंपनी में काम करने वाला, किसी फैक्ट्री में काम करने वाला या कोई शॉप पे काम करने वाला इंसान कितना पैसा कमा पाएगा? फिर मजबूरी पड़ती है ना, जब हम ओवर एज हो जाते हैं, तैयारी करके थक जाते हैं, ओवर एज हो जाते हैं, तो हमारे सामने ऑप्शन क्या बचता है? यही सब ऑप्शन बचता है। तो प्लीज़ आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मिल के लड़िए, गलत के लिए लड़िए, वो कहीं पर भी हो। जितना आपसे बन पड़ता है इस समाज में गलत के लिए लड़ने के लिए लड़िए प्लीज़। और बाकी तो कुछ ऐसा याद नहीं है कि क्या और इन्फॉर्मेशन देनी है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब टारगेट से भटक जाते हैं तो कुछ पॉइंट्स इधर-उधर हो जाते हैं, फिर कुछ याद आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो फिर बाकी की मेरी तैयारी चल रही है, इधर ऑर्डर अपलोड हो जाए फिर नेक्स्ट चीज़ें आप लोगों को बताते हैं। तो फिर इसी की अपडेट के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।